हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं रमेश चौधरी और आज अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th का हिस्ट्री सब्जेक्ट। दोस्तों एनसीईआरटी क्लास 12th हिस्ट्री में 2024-25 के लिए जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है हड़प्पा सभ्यता, ईंट, मनके और अस्थियाँ। हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ेंगे। दोस्तों चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बता दूँ सभ्यता क्या होती है। सभ्यता मतलब एक विशेष समय पीरियड की जो संस्कृति होती है उसे हम सभ्यता का नाम देते हैं। प्राचीन समय में जल के स्रोत ना होने की वजह से जो प्राचीन नदी घाटियाँ थी वहाँ उन नदी घाटियों के किनारे कुछ सिविलाइजेशन, कुछ सभ्यताएं पनपी थी जो किसी कारणवश नष्ट हो गई थी। हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता किस तरीके से नष्ट हुई, उसके कारण हम पढ़ेंगे। तो किसी न किसी कारण से ये सभ्यताएं, ये जो संस्कृति है जो नदी घाटियों के किनारे बसी हुई थी, ये नष्ट हो गई थी और उनकी खोज कई हजार वर्ष बाद में फिर हम कर रहे हैं। तो हम जानते हैं उन सभ्यताओं के बारे में और विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो नामकरण है वो हड़प्पा क्यों रखा गया। सिंधु नदी के किनारे, या फिर मैं कहूँ सिंधु और सरस्वती नदी के बीच में ये सभ्यता पनपी थी और इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता भी हम जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, लेकिन सर्व प्रचलित जो नाम है वो हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता नाम हमने इसलिए दिया कि जितने भी जो स्थान खोजे गए थे उनमें जो सबसे पहला स्थान खोजा गया था, मतलब जहाँ से पहली बार इस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, उस स्थान का नाम हड़प्पा था। इसलिए हम इस पूरी सिविलाइजेशन को, पूरी सभ्यता को हम हड़प्पाई सभ्यता के नाम से जानते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम जो पूरा वस्तुएं खोजी गई इस सभ्यता की, वो हड़प्पा नामक स्थान से खोजी गई थी, इसलिए हम इसको हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानते हैं। दूसरा, समय काल, किस समय पर यह संस्कृति पनपी थी? तो दोस्तों इसका जो समय काल है वो 6000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1300 ईस्वी पूर्व के बीच में है। 6000 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व के बीच में। इस समय को हम 3 अलग अलग चरणों में बांट सकते हैं। एक चरण जो 6000 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व के बीच का था, इसे हम प्रारंभिक हड़प्पा का नाम देंगे। 6000 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व के बीच में इसे हम प्रारंभिक हड़प्पा कहेंगे। दूसरी है परिपक्व या फिर विकसित हड़प्पा, जो है 2600 ईस्वी पूर्व से लेके 1900 ईस्वी पूर्व के बीच में। क्लियर है? और तीसरी है उत्तर हड़प्पा, जो है 1900 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व के बीच में। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम पूरी की पूरी हड़प्पा सभ्यता को 3 चरणों में बांट सकते हैं: प्रारंभिक हड़प्पा, परिपक्व या विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। प्रारंभिक हड़प्पा जो 6000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2600 ईस्वी पूर्व के बीच में थी, और जो विकसित हड़प्पा जिसे हम 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर कहाँ तक लेंगे, 1900 ईस्वी पूर्व के बीच में। और फिर आखिरी जो उत्तर हड़प्पा जो 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर 1300 ईस्वी पूर्व के बीच में है। क्लियर है? इसके बाद में हड़प्पा सभ्यता का अंत होने लगता है, इसका पतन होने लग जाता है। मतलब हमें इस संस्कृति से संबंधित जो आखिरी वस्तुएं मिली है वो 1300 ईस्वी पूर्व की मिली है और जो प्रारंभिक वस्तुएं मिली है वो हमें 6000 ईस्वी पूर्व की मिली है। इस चैप्टर में हम लगभग विकसित हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। जो बीच वाला चरण है, जो 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व का जो चैप्टर है, जो वर्ग है, चरण है, उसको हम लगभग इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। तो ये इसका समय काल हो गया। अच्छा, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये ईस्वी पूर्व क्या होता है और ईस्वी क्या होता है। जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि 1987 ईस्वी, हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 ईस्वी में, लेकिन ये ईस्वी पूर्व क्या होता है? तो दोस्तों हम समझ लेते हैं कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जो ईसाइयों के जो आराध्य है ईसा मसीह है, उनका जो जन्म हुआ था वहाँ से हमारा कैलेंडर शुरू होता है। ईसा मसीह के जन्म के 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, ऐसे करते करते हम 2024वें वर्ष में आ गए। तो मतलब अभी जो चल रही है वो 2024 ईस्वी चल रही है। इट मीन्स आज से 2024 वर्ष पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। क्लियर है? ईसा मसीह के जन्म से पहले वाला जो टाइम है उसको हम ईस्वी पूर्व के नाम से जानते हैं। क्लियर है? ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला टाइम ईस्वी और इससे पहले वाला टाइम ईस्वी पूर्व। मतलब अब जीरो से हम इधर चलेंगे
1 2 3 ऐसे करते करते हम 6000 तक चले जाएंगे तो 6000 ईस्वी पूर्व में ये सभ्यता पनप चुकी थी। क्लियर है? इस ईस्वी पूर्व को इंग्लिश में BCB कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट यहाँ पर शिशु के लिए है, यानी कि ईसा मसीह के लिए है। बिफोर क्राइस्ट भी कहते हैं और कभी कभार इसे BCE भी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट एरा। एरा का मतलब एक समय पीरियड, बिफोर क्राइस्ट एरा। और कभी कभी हम BPB कहते हैं, बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले। कुल मिला के ईस्वी पूर्व, BC, BCE और BP, इन सबको हम ईसा मसीह के जन्म से पूर्व वाले सालों में शामिल करते हैं। क्लियर है? अभी हम देखें तो अंग्रेजी में हमें AD भी देखने को मिलता है। इंग्लिश मीडियम की जो बुक्स होगी वहाँ पर आपको ईस्वी की जगह AD देखने को मिलेगा। तो AD मीन्स होता है एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी। और CE का मतलब होता है कॉमन एरा। इसका मतलब क्या होता है? कॉमन एरा। और ये क्या हो गया? एनो डोमिनी। क्लियर है? AD, CE और ईस्वी। इधर हम देखें तो BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, BCE बिफोर क्राइस्ट एरा और BP बिफोर प्रेजेंट। क्लियर है? इस तरीके से हम ईस्वी को देखते हैं। तो हमारी हड़प्पा सभ्यता जो है वो 6000 ईस्वी पूर्व से विकसित हुई थी। इट मीन्स कहें तो कुल आज से कितने साल पहले हो गए? तो देखो ईस्वी से 2024 तो हम यहाँ तक आ गए। इससे पहले वाले 6000 साल, तो 6000 वर्ष में अब 2024 जोड़ो तो कितने हो जाएंगे? 8024। मतलब लगभग आज से 8024 साल पहले ये सभ्यता विकसित हुई थी। दोस्तों ये वो समय था जब हम बाकी देशों में लोग बसे भी नहीं थे, या फिर ऐसे कहें कि जंगलों में रहा करते थे, वन मानुष की तरह रहा करते थे। उस समय पर हमारे देश में एक सभ्यता पनपी थी और बिल्कुल शहरी जीवन जिसमें परिपक्व मकान, पकी हुई ईंटों से घर बने हुए, इसके अलावा गंदे पानी की निकासी, कुएं, जलाशय, अनुसंधानिक जलाशय, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बड़े गौरवान्वित होते हैं हम जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। इस भारतीय उपमहाद्वीप में इतने साल पहले एक सुविकसित सभ्यता थी जिसको बाद में हमने तहस नहस किया, विदेशी आक्रमणकारियों ने तहस नहस किया और हमारी सभ्यता को डुबोते डुबोते, हमारी संस्कृति को पीछे धकेलते धकेलते आज हम विकासशील देशों की श्रेणी में आ चुके हैं। जबकि अगर हम कहें तो जो आज विकसित कहे जाने वाले जो देश है उनसे कई गुना आगे हम इस हड़प्पा संस्कृति में थे। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब इस संस्कृति की जब खोज हुई तो कौन कौन सी चीज़ें हमें पुरावस्तुओं के रूप में देखने को मिली, कौन कौन सी चीज़ों की हमें वहाँ पर हमें खुदाई में कौन कौन सी चीज़ें मिली? तो मुख्य रूप से मोहर, मुहर जिसे हम सील बोलते हैं ना, आज के टाइम पे सील बोलते हैं, हम मोहर लगाते हैं, वो वाली मोहर मिली थी। अच्छा, हम आज किसी भी चीज़ को अटेस्टेड करने के लिए या अपनी मार्कशीट को क्लियर करने के लिए, अटेस्टेड करने के लिए हम क्या लगाते हैं? स्कूल की प्रिंसिपल की सील लगाते हैं। ठीक वैसे ही ये लोग भी मोहर लगाते थे। किस यूज़ में आती थी ये हम आगे डिस्कस करेंगे, इस मोहर का यूज़ क्या था। लेकिन एक चीज़ देख लेते हैं, ये मोहर सबसे प्राचीन वस्तु है, सबसे प्राचीन वस्तु इस संस्कृति की खोजी गई सबसे पुरानी वस्तु हड़प्पाई मोहर। क्लियर है? ये जो मोहर है ये सेलखड़ी पत्थर से बनी हुई थी। कौन से पत्थर से? सेलखड़ी पत्थर से। इस मोहर पर अंकित क्या है? जैसे आप स्कूल की, आपके स्कूल की मोहर होगी तो उसमें आपके स्कूल का नाम विथ एड्रेस होगा। इसमें क्या था? इसमें जानवरों के चिन्ह थे, वर्षभ के, बैल के चिन्ह बने हुए हैं, हिरण के चिन्ह बने हुए हैं, ऐसे जानवरों के चिन्ह बने हुए हैं। इसके अलावा एक लिपि भी इसमें लिखी हुई है, यानी कि इसमें कुछ खास लिखा हुआ भी है जिसको आज तक कोई पढ़ ही नहीं सका। ऐसी लिपि है जिसको कोई भी ना पढ़ सका। तो क्लियर है? हड़प्पा संस्कृति में सबसे प्राचीन वस्तु कौन सी? हड़प्पाई मोहर, जो किससे बनी हुई है? सेलखड़ी पत्थर से। और उस पर है क्या? जानवरों के चिन्ह और एक विशिष्ट प्रकार की लिपि जिसको आज तक कोई नहीं पढ़ सका। और हम देखें तो कितने स्थानों से ये चीज़ें खोजी गई है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें। हम कहें और भी चीज़ें थी मोहर के अलावा, हम देखें तो जो मनके हैं वो खोजे गए, बाट है, बाट जो हम तोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो खोजे गए, बहुत सारी हड्डियाँ, आभूषण, बहुत सारे बर्तन, ये चीज़ें खोजी गई। लेकिन इन सब में सबसे पुरा वस्तु, सबसे प्राचीन हड़प्पाई मोहर।
अच्छा, ये कहाँ से खोजे गए? अगर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में 2000 से अधिक ऐसे केंद्र हैं जहाँ से ये जगह खोदी गई। 2000 जगह है जहाँ से ये वस्तुएं खोजी गई है। और उन 2000 जगहों में से कुछ प्रमुख शहर है जैसे कि राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और गनेवेरी वाला, धोलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और इसके अलावा राखीगढ़ी। ये 5 प्रमुख केंद्र हैं जहाँ पर बहुत अधिक जो है चीज़ें मिली है, या हम कह सकते हैं कि जो बहुत अधिक विकसित शहर थे। कौन से 5? राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, गनेवेरी वाला। क्लियर है दोस्तों? आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं कि इन लोगों के निर्वाह के तरीके क्या थे। आज हमारे निर्वाह के तरीके क्या है? जैसे मेरे जीवन निर्वाह का तरीका है आपको पढ़ाना, स्कूल में पढ़ाना, और जो इनकम मिलती है उससे अपने परिवार का पालन पोषण करना। कुछ लोगों के निर्वाह का तरीका खेती करना हो सकता है, कुछ लोगों के निर्वाह का तरीका यातायात में काम करते होंगे, कुछ इंडस्ट्रीज़ में काम करते होंगे और कुछ गवर्नमेंट जॉब्स करते होंगे। तो निर्वाह के तरीके क्या थे इनके? ये लोग क्या करते थे? तो जब इनके निर्वाह के तरीके यानी कि जीवन निर्वाह के तरीकों की पहचान की जाने लगी तो सबसे पहले पुरातात्विक विदों ने क्या किया? इनकी आहार संबंधी आदतों का पता लगाया। क्लियर है? आहार संबंधी आदतें, ये लोग क्या खाते थे, उसी से पता लगाया जा सकता है कि ये क्या काम करते थे। तो जब इनकी आहार संबंधी आदतों का पता लगाया गया तो पता चला कि दोस्तों वहाँ पर हड्डियाँ पाई गई है बहुत सारे जानवरों की, और तो और अनाज के दाने भी पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं? अनाज के दाने और जानवरों की हड्डियाँ। हड्डियों में देखिए तो कुछ जानवरों की हड्डियाँ ऐसी थी जो जानवर पालतू थे, और कुछ जानवरों की हड्डियाँ ऐसी थी जो जंगली जानवर थे। अच्छा, इतना तक पता लगा लिया हमारे पुरातात्विक विदों ने कि कुछ जानवर पालतू थे, ये लोग इनको पाला करते थे, और कुछ जानवर पाला नहीं करते थे, वो जंगली जानवर थे। इतना कैसे कॉन्फिडेंस से पता लगा सकते हैं? तो दोस्तों, आज हमारे पास में ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी तकनीक है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कितनी पुरानी चीज़ है, किस तरीके से रखी जाती होगी, कैसे रखी जाती होगी, ये सब चीज़ें हम पता लगा सकते हैं। जो प्राचीन स्थलों का अध्ययन करते हैं उन्हें पुरातात्विक विद कहते हैं। ध्यान रखना, पुराविद या पुरातात्विक विद। और जो प्राचीन जानवरों का अध्ययन करते हैं, हड्डियों, जानवर तो कहाँ से बचेंगे, उनकी हड्डियाँ बचेगी, बाकी तो अवशेष नष्ट हो जाएगा। जो प्राचीन जानवरों की हड्डियों का अध्ययन करते हैं उन्हें पूरा प्राणी विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पूरा प्राणी विज्ञान। दूसरा हमने देखा कि दाने भी मिले हैं, तो प्राचीन वनस्पति का जो अध्ययन करते हैं उन्हें कहा जाता है पूरा वनस्पतिज्ञ। क्या कहा जाता है? पूरा वनस्पतिज्ञ। ये क्या? पूरा प्राणी विज्ञान। क्लियर है? देखो, जब हड्डियाँ की पाई गई तो हड्डियाँ 2 प्रकार के जानवरों की, कुछ पालतू थे और कुछ जंगली जानवर थे। पालतू जानवरों की बात करें तो पालतू जानवरों में भेड़, बकरी, भैंस, सूअर ये जानवर थे। और जंगली जानवरों की बात करें तो जंगली जानवरों में वराह जो एक सूअर की प्रजाति है, वराह, हिरण, घड़ियाल, ये जानवर जो है इनकी हड्डियाँ पाई गई। अगर हम देखें तो जो दाने मिले, दाने किसके मिले? अनाज के। वहाँ से जब पूरा स्थलों पे उत्खनन हुआ तो हड्डियाँ भी मिली और दाने भी मिले। तो जो पुरातात्विक विद थे वो क्लियर हो गए कि भाई ये लोग मांस भी खाते थे और ये अनाज भी खाते थे, है ना। तो दाने किसके मिले हैं? बाजरे के, बाजरा के दाने मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? गुजरात के धोलावीरा से बाजरे के दाने मिले हैं। कहाँ से मिले दोस्तों? बाजरे के दाने गुजरात से। इसके अलावा और कौन सी फसलों के दाने मिले? गेहूँ, जौ, दाल, तिल, सफ़ेद चना और इन फसलों के दाने भी वहाँ पर मिले। दोबारा से कौन से दाने मिले? गेहूँ, जौ, दाल, तिल, सफ़ेद चना। क्लियर है? फिर आगे देखें कि भाई अगर दाने मिले हैं और अनाज के दाने मिले हैं तो ये लोग खेती करते होंगे। क्लियर है? अब अगर खेती करते हैं, कृषि करते हैं, तो उस कृषि की तकनीक क्या थी? आज जैसे हम खेती करते हैं, हमारे पास में ट्रैक्टर होता है, हमारे पास में हल होते हैं, हमारे पास में प्लाऊ होता है, बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं। लेकिन क्या उस समय पर कौन कौन से साधन रहे होंगे? किस तरीके से ये लोग खेती करते होंगे? क्या जैसे हम आज सिंचाई करते हैं फव्वारों से, क्या ये लोग भी सिंचाई करते होंगे? और अगर सिंचाई करते होंगे तो इनके पास में स्रोत क्या होंगे, उसके सोर्सेज क्या होंगे? तो जो कृषि प्रौद्योगिकी जब अध्ययन किया गया तो पता चला कि भाई ये खेतों को जोतते थे जैसे आज हम जोतते हैं। आज हम ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ये लोग बैल का इस्तेमाल किया करते थे।
अच्छा, ट्रैक्टर उस समय पर नहीं था, बैलों से ये जुताई करते थे। फिर वही बात कि सर ये कैसे पता लगाया कि बैलों से ही जुताई करते हैं? हो सकता है कि वो हाथों से खींचकर जुताई करते हो, बैलों से कैसे पता चला? तो अभी मैंने कहा कि सर जो हड़प्पाई मोहर मिली है ना, उस पे बैल की मूर्तियाँ मिली हैं, बैल के चिन्ह मिले हैं, बैल बनी हुई आकृति मिली है। इट मीन्स ये हुआ कि भाई इन लोगों को बैल के बारे में जानकारी थी, और बैल के बारे में जानकारी थी तो ये बैल का इस्तेमाल करते होंगे। दूसरा, बैल की वर्षभ की बहुत सारी मृण मूर्तियाँ मिली हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है। और कहाँ से मिली है? मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है दोस्तों। अच्छा, ये नहीं दे रखा है, मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है, बैल की बहुत सारी मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है। अच्छा, दूसरा कि सर ये खेत जोतते थे, ठीक है, हम मान लेते हैं कि मूर्तियाँ मिली है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस बैल की मूर्ति या बैल का ये उपयोग जानते थे? तो इसका उपयोग खेत जोतने के लिए क्या करते होंगे? तो दोस्तों जुते हुए खेत मिले हैं, जुते हुए खेत मिले हैं राजस्थान के कालीबंगा से। जब जुते हुए खेत मिले हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि बैल की आकृति मिली है, जुते हुए खेत मिले हैं, और हल की मूर्तियां भी मिली हैं। किसकी? हल की मूर्तियां, हल चलाते हैं ना जो बैल के पीछे लगा के, उसकी मूर्तियां भी मिली है। तो दोस्तों हल की जो मूर्तियां हैं, मिट्टी के बने हुए हल चोलिस्तान और बनावली में मिले हैं। चोलिस्तान व बनावली हरियाणा की जगह है, वहाँ पर ये मिट्टी के बने हुए हल मिले हैं। अब एक बात क्लियर होती है, देखिए अगर किसी भी समय में जिस प्रकार की मूर्तियाँ बनाई जा रही है, तो इट मीन्स ये हुआ कि उस समय पर वो चीज़ें रियल में भी काम में ली जा रही है। जैसे आज हमारे बच्चे जब खेलते हैं तो हम कौन से खिलौने होते हैं उनके पास में? ट्रैक्टर होता है, जेसीबी होती है, बस होती है। तो उस समय पर जो मूर्तियाँ बनी, खिलौने बने, वो भी शायद उस समय पर जो काम में लिए जाने वाले साधन होंगे उनके बने होंगे। क्लियर है? तो मिट्टी के हल मिले हैं, बैल की मूर्तियाँ मिली है, जुते हुए खेत मिल गए, तो इससे प्रमाणित होता है कि भाई वो खेत जोतते थे और जोतने के लिए बैलों का इस्तेमाल करते थे, बैलों से हलों का खींचते थे। और ये जुते हुए खेत कहाँ से मिले हैं? राजस्थान के कालीबंगा से। हल की मूर्तियाँ कहाँ मिली है? चोलिस्तान और बनावली से। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? फिर आगे देखें और कौन से यंत्र इस्तेमाल करते थे खेती करने के लिए? तो लकड़ी पर बने हुए, लकड़ी में फंसाए हुए पत्थर के हत्ते, मतलब लकड़ी का हत्ता बनाया और उसमें पत्थर, नुकीला पत्थर फंसा लिया और उससे फसलों की कटाई किया करते थे। अरे वाह, गजब की तकनीक थी इनके पास में। फसलों की कटाई के लिए इन्होंने औजार बना लिए इनके। फिर और क्या था? सिंचाई किया करते थे क्या? जी हाँ, बिल्कुल सिंचाई किया करते थे, फसलों को पानी पिलाया करते थे। ऐसा नहीं कि बारिश पे डिपेंडेड ही ये खेती करेंगे, नहीं, सिंचाई भी किया करते थे। कैसे कह सकते हो? तो हम इसके प्रमाण हम बताते हैं ना कि ये सिंचाई करते थे। नहरों के अवशेष मिले हैं, नहरें बनाई गई है। नहरें कहाँ पे बनी हुई मिली है? अफगानिस्तान के सोरतुगई में, अफगानिस्तान के सोरतुगई में नहरें बनी हुई मिली है, जिससे प्रमाणित होता है कि ये लोग नहरों के माध्यम से सिंचाई करते होंगे। पंजाब में भी होगी, लेकिन वो मिट्टी में दब गई होगी। इसके अलावा और जलाशय और कुएं भी मिले हैं। जलाशय मिले हैं गुजरात के धोलावीरा से। और जलाशय क्यों बनाएंगे भाई इतने बड़े? शायद सिंचाई के लिए बनाए होंगे। नहरें क्यों बनाई? सिंचाई के लिए बनाई होगी। उस समय की अगर नहरें बनी हुई मिल रही है तो क्लियर हो जाता है कि ये लोग सिंचाई करते होंगे। तो ये इनकी कृषि की प्रौद्योगिकी हो गई, यानी कि ये खेतों को जोतते थे, हल से जोतते थे और बैल का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा ये सिंचाई भी किया करते थे। क्लियर है दोस्तों? अब आगे चलते हैं। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे से आगे आपके लिए ये चैप्टर्स प्रोवाइड करवाता रहूँ, कंप्लीट हिस्ट्री का सिलेबस करवा दूँ। अच्छा, इसमें आपको ड्राइंग का और ज्योग्राफी का सिलेबस भी मिलेगा। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं दोस्तों। आहार संबंधी आदतें और कृषि प्रौद्योगिकी को पढ़ने के बाद में अब हम हड़प्पा संस्कृति के बारे में और थोड़ा जानते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख शहरों के बारे में। प्रमुख जो शहर थे वो किस तरीके से उनकी संरचनाएं बनी हुई थी, उनका गृह स्थापत्य क्या था, उनमें गंदे जल की निकासी की क्या व्यवस्था थी, इन सबको हम देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के योजनाबद्ध शहर, ऐसे शहर जिनको पूरे नियोजित तरीके से बसाया गया था। जिस तरीके से आज हम देखते हैं कि शहरों में जो कॉलोनियाँ, आवासीय कॉलोनियाँ बनाई जाती है, पूरी योजना बनाकर पूरे सही तरीके से बनाई जाती है, ठीक वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में भी कुछ नियोजित शहर हमें मिले हैं। और उन नियोजित शहरों में हम देखते हैं प्रमुख शहर कौन सा? हड़प्पा।
सॉरी मोहनजोदड़ो। दोस्तों हमने देखा कि सबसे पहला जो खोजा गया क्षेत्र था वो कौन सा था? हड़प्पा था। तभी तो हमने इस सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता दिया। लेकिन जो हड़प्पा नगर था वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका। भारत के पहले जनरल डायरेक्टर अलेक्जेंडर कनिग्म बताते हैं कि हड़प्पा जो है वो लगभग उस समय पर जो ब्रिटिश शासन के दौरान जो रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा था, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जो लाहौर से मुल्तान के बीच में बिछाई जा रही थी, लगभग 100 मील लंबी रेलवे लाइन, उस रेलवे लाइन में जो है हड़प्पा नगर की जो ईंटें थी उनको इस्तेमाल किया गया। मतलब हड़प्पा नगर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। ये कौन बताता है हमें? अलेक्जेंडर कनिग्म, जो भारत के पहले जनरल डायरेक्टर थे पुरातात्विक डिपार्टमेंट के। हम उन्हें भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक भी कह सकते हैं, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक भी कहते हैं और भारतीय पुरातात्विक विभाग के वो पहले जनरल डायरेक्टर भी थे। उन्होंने बताया कि हड़प्पा पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। इसलिए हम अब जो हमारे पास में अभी जो सुरक्षित संरचनाएं बची है वो मोहनजोदड़ो शहर की बची है। तो हम मोहनजोदड़ो शहर के बारे में देखते हैं। दोस्तों इस शहर में 2 बड़ी संरचनाएं मिली हैं। मोहनजोदड़ो शहर जो है वो 2 पार्टीशन में है। एक पार्टीशन जिसे जो इतिहासकार थे, पुरातात्विकविद थे, उन्होंने उसे दुर्ग का नाम दिया और दूसरा जो क्षेत्र था उसको उन्होंने निचला शहर कहा। जो दुर्ग है वो आकार में छोटा है लेकिन ऊंचाई वाले स्थान पे बनाया गया है, और जो शहर है, जो आवासीय जहाँ पे आम लोग रहा करते थे, वो थोड़े नीचे वाले स्थान पे हैं लेकिन आकार में वो बड़ा है। मतलब वहाँ पर घर आवास ज़्यादा बने हुए हैं, जबकि दुर्ग छोटा है लेकिन ऊंचे स्थान पर है। ऊंचे स्थान पर कैसे है दोस्तों? पहले ईंटों से एक चबूतरा बनाया गया। देखते हैं दुर्ग कैसे बनाया गया। पहले एक ईंटों से चबूतरा बनाया गया, और चबूतरा कितना? इतना बड़ा कि अगर मान लीजिए एक मजदूर एक दिन में 1 घन मिट्टी ढोता है। 1 घन मीटर, घन कैसा होता है? जैसे अपना बॉक्स होता है ना, तो 1 मीटर ऐसे भी, 1 मीटर ऐसे भी और 1 मीटर ऐसे भी। तो इतनी मिट्टी अगर श्रमिक एक दिन में ढोता है तो ऐसे 40 लाख श्रमिकों की आवश्यकता होगी। इतना बड़ा चबूतरा बनाया गया, समझ रहे हो? यानी कि अगर एक श्रमिक 1 घन मिट्टी एक दिन में ढोता है तो ऐसे हमें 40 लाख श्रमिक दिवसों की आवश्यकता होगी। ऐसा चबूतरा, पहले मिट्टी इकट्ठी की गई, फिर उसके ऊपर ईंटों से चबूतरा बनाया गया। ईंटें जो थी वो या तो धूप में पकाई जाती थी या फिर आग से पकाई जाती थी, लेकिन पकी हुई ईंटें शामिल की गई। और पकी हुई जो ईंटें थी उनका आकार क्या होता था दोस्तों? उनका आकार होता था, वो ईंटें, उनकी जो लंबाई होती थी वो ऊंचाई की 4 गुना। जैसे अपनी ईंट होती है तो जितनी ऊंची ईंट होती है उसकी 4 गुना तो उसकी लंबाई होती थी, और उस ईंट की चौड़ाई होती थी ऊंचाई की 2 गुना। मतलब हमारी ईंट मान लीजिए अगर 2 इंच ऊंची है, 2 इंच मोटी है, तो हम लंबाई क्या कर देंगे? 8 इंच, और चौड़ाई क्या कर देंगे? 4 इंच। मतलब ऊंचाई की 2 गुना तो चौड़ाई और 4 गुना लंबाई। इस प्रकार की ईंटें उन्होंने बनाई, और ईंटें या तो धूप में सिखाई जाती थी या फिर आग में जलाकर उन्हें पकाया जाता था। लेकिन चबूतरा बनाया गया, और चबूतरे बनाने के बाद में फिर उसके ऊपर एक दुर्ग बनाया गया, है ना। और उस दुर्ग में 2 बड़ी संरचनाएं देखने को मिली जो हम आगे देखेंगे। और दूसरा जो क्षेत्र था, अभी अपन ने दुर्ग की चर्चा की, दूसरा क्षेत्र था निचला शहर, जो नीचे वाले स्थान पे बनाया गया लेकिन आकार में काफ़ी बड़ा था। दोनों जो संरचनाएं हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका मोहनजोदड़ो शहर है, और इस मोहनजोदड़ो शहर में एक यहाँ पर दुर्ग और दूसरा यहाँ पर निचला शहर। निचला शहर थोड़ा आकार में बड़ा था और दुर्ग आकार में छोटा था। दोनों के चारों ओर परकोटा है, मतलब दोनों के, दुर्ग के चारों ओर भी दीवार बनी हुई है और निचले शहर के भी चारों ओर दीवार बनी हुई है। दोनों एक दूसरे से अलग करती है ये दीवार। क्लियर है? ये होगी इस मोहनजोदड़ो के 2 बड़े जो क्षेत्र थे, एक दुर्ग और दूसरा निचला शहर। अब हम देखते हैं कि इस मोहनजोदड़ो में जो नाले हैं, गंदे पानी के निकासी के जो नाले हैं, वो कैसे बनाए गए। दोस्तों यहाँ पर जो गंदे पानी के निकासी के जो नाले बनाए गए वो ईंटों के बने हुए, जिनके फर्श भी ईंटों के बने हुए और दीवारें भी ईंटों की बनी हुई, और पूरे नाले ग्रिड पद्धति में बनाए गए। ग्रिड पद्धति का मतलब ये हो गया कि सभी नाले एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। एक नाला ऐसे बनाया गया, फिर एक ऐसे बनाया गया, फिर एक ऐसे बनाया गया और फिर ऐसे बनाया गया।
मतलब एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले नाले बनाया करते थे, फिर नाले बनाने के बाद में फिर वहाँ पर घर बनाया करते थे। समझ रहे हो? मतलब इन्होंने पहले योजना बनाई गंदे पानी को निकालने की, उन्होंने नालों का निर्माण किया और फिर नालों का निर्माण करने के बाद में इन नालों के किनारे पर जो है इन्होंने अपने घर आवास बनाए। घर की एक न एक दीवार नाले को जरूर छूती थी, मतलब एक न एक दीवार नाले से सटी हुई थी ताकि घर का गंदा पानी उस नाले के माध्यम से उस शहर से बाहर जा सके। इतनी गजब की व्यवस्था, इतनी गजब की व्यवस्था, विश्व की प्राचीनतम व्यवस्था जो जल निकासी की व्यवस्था करती है। ऐसे ही अर्नेस्ट मैके, एक विद्वान थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन के रचयिता कौन है? अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके कहते हैं कि ये जो ग्रिड पद्धति है, जो गंदे पानी की निकास की जो व्यवस्था यहाँ पर मोहनजोदड़ो में की गई है, ये विश्व की प्राचीनतम या अब तक खोजी गई पद्धतियों में सबसे पुरानी पद्धति है। मतलब सबसे प्राचीन समय में अगर गंदे जल की निकासी की कहीं व्यवस्था की गई है तो वो की गई है कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। ये कौन कहता है? अर्नेस्ट मैके। और अपनी पुस्तक में लिखा उसने, पुस्तक का नाम क्या है? अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। किसने लिखी है? अर्नेस्ट मैके ने, और प्रकाशित हुई थी 1948 में। अच्छा, ये कहता है इस पुस्तक में कि भाई इस मोहनजोदड़ो शहर में जो गंदे पानी के लिए जो नालियाँ बनाई गई वो ग्रिड पद्धति में बनाई गई। नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया और इसने बनाया कि बनाने की तरीका क्या था। जैसे घर है, घर के पास से नाली निकल रही है, फिर ये नाली एक कुंड में जाके गिरती थी, एक बड़े कुंड में, गहरे हौद में जाके गिरती थी। उस हौद में जब पानी भरता तो पानी रुक के फिर बाहर जाता, आगे की तरफ जाता। मतलब ये नाली जा रही है आगे की तरफ, लेकिन बीच में यहाँ पर हौद बना दिया तो ये पानी यहाँ पर आता, इस हौद में इकट्ठा होता, और जब ये हौद भर जाता तब ये पानी फिर आगे जाता। सही है? तो ये जो जितने भी भारी मलबा आता इस नाली में बहकर, जितना भी भारी कचरा आता वो कहाँ जमा हो जाता? इस हौद में, और फिर पानी बाहर की ओर चला जाता। तो अर्नेस्ट मैके कहते हैं कि ये हौदियाँ जो थी इनको ऊपर ढक्कन लगाया जाता था और फिर समय समय पर इनको साफ किया जाता था, मतलब इस कचरे को बाहर निकाला जाता था। अर्नेस्ट मैके कहते हैं कि अभी भी बहुत सारी नालों के पास में कचरा पड़ा मिला है और वो कहते हैं कि भाई इनको साफ किया गया, फिर कचरा बाहर निकाला गया, लेकिन शायद इस कचरे को यहाँ से हटाया नहीं गया। तो अर्नेस्ट मैके कहता है कि भाई सबसे प्राचीन अगर जल निकासी की व्यवस्था है तो वो कहाँ है? मोहनजोदड़ो शहर में है। तो यहाँ पर नालों का निर्माण किस पद्धति में हुआ? ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति क्या होती है? बिल्कुल समकोण पर नाले बनाए गए। मतलब ये कहा जा सकता है कि पहले ये लोग नाले बनाए होंगे और फिर उन नालों के आसपास अपने घर बनाए होंगे। फिर आगे चलते हैं, गृह स्थापत्य कैसी थी? घर बनाने की कला, जैसे आज हम घर बनाते हैं, क्या उस तरीके से वो लोग घर बनाया करते थे? किस तरीके से एक घर बनाया करते थे? तो जब ये घर बनाया करते थे ना, तो निचले शहर में बहुत सारे घरों की आवासीय संरचना हमें मिली है। तो वहाँ से हम जानते हैं कि इनकी गृह स्थापत्य क्या होती थी। पहले ये लोग क्या करते थे? एक आंगन का निर्माण करते, मतलब एक बीच में चौक का निर्माण करते और फिर उसके चारों तरफ कमरे बना लेते। यानी कि बीच में केंद्रीय आंगन होता था और चारों तरफ उसके कमरे हुआ करते थे। आंगन जो होता था वहाँ पर या तो खाना बनाया जाता था या फिर सूत काटने का काम होता था। आंगन में खाना बनाना या फिर सूत काटने का काम होता था। फिर आगे देखें, ये जो लोग घर बनाते थे इसमें बाथरूम भी बनाया करते थे, स्नान घर भी इनमें बनाया करते थे, अपने घरों में स्नान घर भी बनाया करते थे। और जो बाथरूम है वो नाले से सटी हुई दीवार पर बनाया जाता था ताकि बाथरूम का जो पानी है वो उस नाले में गिरे। जो हमने देखा कि नालों का निर्माण हो रखा था ग्रिड पद्धति में, फिर उन नालों के किनारे घर बनाया करते थे। तो किनारे पर, नाले के किनारे पर ये क्या बनाते थे? स्नान घर, ताकि पानी उससे, गंदा पानी उधर से निकल सके। नाली से जुड़ा हुआ होता था। आवास में स्नान घर होता था और जो नाली से जुड़ा हुआ होता था। आगे देखिए तो आवास के बाहर से अंदर का अवलोकन नहीं हो सकता। घर इस तरीके से बनाया जाता था कि राहगीर जो सड़क पे चल रहा है वो घर के अंदर नहीं देख सकता, बाहर से घर के अंदर का अवलोकन नहीं होगा। हम आंगन को, जो केंद्रीय आंगन है, बीच वाला जो चौक है, उसको हम बाहर से नहीं दे सकते। इस तरीके से कुछ बनाया जाता था। आवास में कुआं भी होता था। कुआं मतलब कुआं जानते हो, जो हम पानी निकालने के लिए काम में लेते हैं। तो घर में
जो सड़क होती थी, जिस साइड में सड़क वाला कमरा होता था, सड़क के पास वाला कमरा होता था, उस कमरे में कुआं बनाया जाता था। और उस कुएं को बनाने का वजह ये था कि सड़क से जाने वाला राहगीर उस घर में जाए, कुएं से पानी निकाले और पानी पीकर वहाँ से निकल जाए। तो कुल मिला के जो घर में कुआं बनाया जा रहा है वो राहगीरों के लिए बनाया जा रहा है। फिर आगे देखते हैं, दुर्ग की बात करते हैं। ये हो गई हमारी गृह स्थापत्य। अब दुर्ग की बात करते हैं तो दुर्ग में दो बड़ी संरचनाएं हैं। देखो दोस्तों, हमने मोहनजोदड़ो की दो अलग अलग क्षेत्र देखे, एक में दुर्ग और दूसरा निचला शहर। हम गृह स्थापत्य की बात की तो हमने निचले शहर की बात कर ली, नालों की बात की हमने निचले शहर की। अब दुर्ग की बात करते हैं। दुर्ग में दो बड़ी संरचनाएं देखने को मिली है। एक संरचना जिसे हम माल गोदाम कहते हैं और दूसरी संरचना जिसे हम विशाल स्नानागार कह सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, बहुत बड़ा बाथरूम, स्विमिंग पूल, जो आज हम स्विमिंग पूल बोलते हैं ना, वो बहुत बड़ा स्नानगार जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ नहा सकें। और शायद ये जो संरचनाएं बनी हुई है, ये दुर्ग में जो दो संरचनाएं हैं, ये संरचनाएं शायद कोई सामूहिक अनुसंधानिक कार्यों के लिए होती होगी। मतलब जब भी कोई धार्मिक बड़ा कार्य होता होगा तब इस प्रकार की ये संरचनाओं का यूज किया जाता था। धार्मिक अनुसंधान के लिए सामूहिक रूप से ये यूज किया करते थे। मालगोदाम जो था उसमें निचला हिस्सा तो ईंटों से बना हुआ था और ऊपर वाला हिस्सा लकड़ी से था। तो ऊपर वाला जो हिस्सा लकड़ी से था वो नष्ट हो गया और नीचे वाला जो ईंटों से बना हुआ था वो आज भी सुरक्षित है। विशाल स्नानागार की बात करें तो ये जो बड़ा स्विमिंग पूल है ये एक आयत के रूप में बनाया गया था, आयताकार था, जिसके चारों तरफ गलियारा था। और हम देखें तो उत्तर में और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई थी। उन सीढ़ियों के माध्यम से हम इस स्नानागार के अंदर जा सकते हैं। और उत्तर की तरफ इसमें 8 कमरे बने हुए थे, 8 कमरे जो हम कह सकते हैं स्नान घर बने हुए थे, है ना, जो एक गली के 4 इस साइड में और 4 इस साइड में। इसके अलावा एक कक्ष में कुआं बना हुआ था। हम विशाल स्नानागार की बात कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी संरचना जो हमें दुर्ग में मिली है, हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा जो स्विमिंग पूल जहाँ पर सब लोग सामूहिक रूप से स्नान करते होंगे और कोई धार्मिक अनुसंधान प्रोग्राम होता होगा, उस समय पर ये लोग इसे यूज़ करते होंगे। ये आयताकार होता था। उत्तर और दक्षिण में इसे नीचे उतरने के लिए इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई थी और 3 और कमरे बने हुए थे। उत्तर और दक्षिण में 8 स्नानागार भी बने हुए थे। एक कमरे में एक बहुत बड़ा कुआं भी बना हुआ था। तो ये था दोस्तों अब तक की हमने जो हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ा। हड़प्पा संस्कृति के बारे में हमने नामकरण के बारे में पढ़ा, सबसे प्राचीन पुरावस्तु जो थी उसके बारे में पढ़ा, उनके आहार संबंधी आदतों के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद में हम उनके जो कृषि प्रौद्योगिकी थी उनके बारे में पढ़ा। फिर अब हम देख रहे हैं कि हड़प्पा संस्कृति के जो विकसित शहर थे मोहनजोदड़ो, उसके बारे में हमने पढ़ा। मैंने ये भी बताया कि मोहनजोदड़ो को इसलिए हम पढ़ते हैं, हालांकि पहले खोजा गया हड़प्पा था लेकिन वो नष्ट हो चुका है ना, तो हम इसलिए मोहनजोदड़ो को पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो में 2 संरचनाएं, एक दुर्ग और एक निचला शहर, ये सब हमने क्लियर किया। अब इससे आगे वाली जो बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे आगे वाली वीडियो में। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए